गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। ये लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जो कि आपका MPDLAO में भी माइनर एक्ट है, MPADPO का भी माइनर एक्ट है, और बहुत जगह अलग अलग स्टेट में जो APO एग्जाम्स है वहां पे भी आपको ये कई बार माइनर एक्ट के तौर पे एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्लस UPSI का जो एग्जाम होने वाला है 2021 में, उसमें भी ये सब्जेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित जितने भी लॉज हैं तो वो लॉज जो है यहाँ पर आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। प्रीवियस जो ये एक्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज की इस क्लास में हमें स्टार्ट करना है इसका चैप्टर 4। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप लोग के पास अगर डायरेक्ट आप लोग अपने पास रखे हुए हैं तो आप लोग भी साथ साथ में डायरेक्ट में प्रोविजन साथ में पढ़ते चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। ओके, सभी को स्क्रीन दिख रही होगी आई थिंक। किसी को भी आंसर करना है तो चैट बॉक्स में कर दिया कीजिए। तो ये देखिए चैप्टर 4 है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का अध्याय 4, जो बात करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ, अनुतोष आदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया। तो इसमें जितने भी जो रिलीफ वाले ऑर्डर्स हैं वो पढ़ने मिलेंगे हमें। सेक्शन 18 से जो है रिलीफ वाले ऑर्डर्स आपको पढ़ने मिलेंगे। कस्टडी ऑर्डर कहाँ है, रेसिडेंस ऑर्डर कहाँ है, मॉनिटरी रिलीफ क्या होगा, ये सारे आदेश वगैरह भी पढ़ेंगे। और इन आदेश को कैसे प्राप्त करना है एग्रीव्ड पर्सन को, उसके लिए एक विहित प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसीजर इस एक्ट में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो आपकी सेक्शन है वो बात करती है सेक्शन 12, जिसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट को आवेदन। तो कभी भी किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को, व्यथित व्यक्ति, जो इसमें कहा गया है कि जो एग्रीव्ड पर्सन या व्यथित व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत है वो महिला जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। तो किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को या व्यथित महिला को यदि कोई रिलीफ इस एक्ट के अंतर्गत चाहिए है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो ये एप्लीकेशन जो है ये कहाँ फाइल होती है, ये फाइल होती है मजिस्ट्रेट के समक्ष। ठीक है, तो सेक्शन 12 एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट को आवेदन, अंदर पढ़ते हैं हम इसमें। एन एग्रीव्ड पर्सन और अ प्रोटेक्शन officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the magistrate seeking one or more relief under this act। क्या कहा गया है, इसके बाद हिंदी में भी रीड करेंगे। कोई व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या अनुतोष चाहने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में बनेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। सेक्शन से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि जो मजिस्ट्रेट को रिलीफ के लिए जो एप्लीकेशन फाइल करना है, तो एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है। तो देखिए एग्रीव्ड पर्सन फाइल कर सकता है, जो व्यथित व्यक्ति है वो फाइल कर सकता है, या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को फाइल कर सकता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो एग्रीव्ड पर्सन है वो, और एनी अदर पर्सन, यहाँ पर क्या है, एनी अदर पर्सन, यानी कि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट को इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी प्रकार के रिलीफ बताए गए हैं उनमें से कोई एक रिलीफ के लिए या एक से ज्यादा रिलीफ के लिए एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। अब इसमें एक प्रोविजन दिया है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन द मजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन एनी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रिसीव्ड बाय हिम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफिसर और द सर्विस प्रोवाइडर। अब इसमें कहा गया है कि परंतु यह कि ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने के पूर्व जो मजिस्ट्रेट है वो संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसको प्राप्त किसी घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचारण करेगा। तो अभी हमने जो प्रीवियस सेक्शंस पढ़ी थी, जहां हमने पावर्स एंड फंक्शंस पढ़े हैं लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में, जहां हमने देखा है कि
तो सर्विस प्रोवाइडर के क्या फंक्शंस होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो संरक्षा अधिकारी है उसके क्या पावर्स और फंक्शंस होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, है ना। तो उसमें हमने देखा है कि इन लोगों की ड्यूटी होगी कि घरेलू घटना रिपोर्ट लिखना या जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है, अगर व्यक्ति एग्रीड पर्सन चाहता है तो वो उनको लिखेगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है ये सेक्शन, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 से रिलेटेड और भी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इस एक्ट से रिलेटेड उनकी सबकी लिंक दे दूंगी, तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आती है जिसको डीआईआर रिपोर्ट भी बोलते हैं। डीआईआर रिपोर्ट को कौन से क्लॉज में डिफाइंड किया गया है उसका हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, बताइए। डीआईआर डेफिनेशन क्लॉज में कौन से क्लॉज में डिफाइंड है? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तुरंत आंसर करेंगे। डीआईआर कहाँ पर है? डीआईआर यानी कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्लॉज बताना है कौन से क्लॉज में। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएंगे कि डीआईआर या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट या घरेलू घटना रिपोर्ट को कहाँ परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2 के कौन से क्लॉज में, बताइए। उत्तर आपको अभी आंसर कीजिए तुरंत। याद है? नहीं, गलत बात है। पढ़ते जाना है और साथ में लर्न भी करना है, तब तो एग्जाम क्लियर होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ध्यान रखना आप सारे क्लॉजेस याद करके रखेंगे आप। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो डीआईआर या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है, तो मजिस्ट्रेट की समक्ष जो रिपोर्ट ये आई है, पहले वो उस मजिस्ट्रेट जो है इस रिपोर्ट को देखेगा, उसके बाद ही कोई आदेश जो है पारित करेगा। ठीक है, उसके बाद ही कोई मजिस्ट्रेट जो है आदेश इस सेक्शन के अंतर्गत रिलीफ के लिए पारित करेगा। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला ये बनेगा कि जो एप्लीकेशन है किसी भी रिलीफ के लिए एक्ट के अंतर्गत, वो एप्लीकेशन किसको और कौन कौन फाइल कर सकता है? तो वो एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को फाइल होती है, एग्रीव्ड पर्सन खुद कर सकता है या प्रोटेक्शन ऑफिसर कर सकता है या एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में कोई अदर पर्सन कर सकता है। क्लियर? आगे देखते हैं सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है। देखिए सबसेक्शन 2 में बताया गया है द रिलीफ शॉर्ट फॉर अंडर सबसेक्शन 1 में इंक्लूड अ रिलीफ फॉर इशुएंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन or damages without prejudice to the right of such person to institute a suit for compensation or damages for the injuries caused by the act of domestic violence committed by the respondent। उपधारा 1 के अधीन चाहे गए अनुतोष में प्रतिकर या नुकसानी के संदाय का आदेश किया जाना सम्मिलित हो सकेगा। मीन्स इस एक्ट के अंतर्गत जो भी हम ऊपर पढ़ रहे हैं सेक्शन में, जो हम रिलीफ की बात कर रहे हैं कि उसमें हमें किसी प्रकार का कंपनसेशन या डैमेजेस मिलेंगे, तो सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग तो जो ऑर्डर पारित होगा कंपनसेशन और नुकसानी का वो तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है कि किंतु इससे ऐसे व्यक्ति के प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों से हुई क्षति के लिए प्रतिकर या नुकसानी का दावा संस्कृत करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका कहने का मतलब है कि अगर इस सेक्शन के अंतर्गत कोई व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल कर रहा है किसी रिलीफ के लिए सेक्शन के अंतर्गत पाने के लिए, और इस सेक्शन के अंतर्गत कोई ऑर्डर निकलता है रिलीफ का कि कोई प्रतिकर, कोई कंपनसेशन या कोई डैमेजेस मिलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई और अदर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता कंपनसेशन और डैमेजेस के लिए, उन इंजुरीज के लिए, उन क्षति के लिए जो घरेलू हिंसा के कारण उस महिला को हुई है। अगर कोई इंजुरी भी उसको हुई है, कोई क्षति भी उसको हुई है, तो उसके लिए भी वो अलग से एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकती है। इस सेक्शन के अंतर्गत जो रिलीफ है इस एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत क्या कर रिलीफ है, इस एक्ट के अंतर्गत आपको कस्टडी रिलीफ मिलेगा, रेसिडेंस रिलीफ मिलेगा, मॉनिटरी रिलीफ मिलेगा। तो अब जो इंजुरी कॉज हुई है, तो इंजुरी के लिए भी अगर वो अलग से कोई सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन अब कंपनसेशन और डैमेजेस ही मिलना है दोनों में, चाहे वो इस एक्ट के अंतर्गत कोई रिलीफ मांगे या सिविल मैटर, मतलब कोई इंजुरीज के लिए कोई कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम करे, तो आएंगे तो क्या कंपनसेशन ही आएगा, प्रतिकर और डैमेज ही आएगा। तो होगा क्या, डबल डबल कंपनसेशन या डैमेज ले सकती है क्या महिला? तो उसके लिए ये प्रोविजो बताया गया है कि आप एक से दो एक्ट के अंतर्गत तो आप कर सकते हो सूट फाइल। इस एक्ट के अंतर्गत आपने रिलीफ सॉर्ट कर लिया और कोई अदर फूड इंजुरीज के लिए कॉज कर लिया, मिलना दोनों में कंपनसेशन और डैमेजेस ही है, लेकिन डबल डबल आप नहीं लेंगे। तो ये प्रोविजो कहता है कि दैट वेयर अ डिक्री for any amount as compensation or damages has been passed by the court in favor of the aggrieved person,
The amount, if any, paid or payable in pursuance of the order made by the magistrate under this act shall be set off against the amount payable under such decree. तो अगर कोई सूट आपने इंस्टीट्यूट किया और उस सूट को इंस्टीट्यूट करने के बाद आपके लिए कोई सिविल कोर्ट ने कोई डिक्री पारित कर दी है जिसमें आपको कुछ कंपनसेशन और डैमेजेस मिलना है, और इस एक्ट के तहत भी मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई रिलीफ आपको मिल गया है, तो वो जो अमाउंट है जो इस एक्ट के अंतर्गत आपको मिलेगा, वो जो उस सिविल मैटर में आपको डिक्री मिली है कंपनसेशन और डैमेज की, उसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा, है ना, मुजरा करा दिया जाएगा। ये किसी में हम सेट ऑफ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट द अमाउंट पेबल अंडर सच डिक्री and the decree shall notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure 1908 or any other law for the time being in force be executable for the balance amount if any left after such set off। तो मुजरा करवा देंगे और मुजरा करवाने के बाद फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो रिमेनिंग अमाउंट को एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा डिक्री के माध्यम से, ये चीज इसमें कही गई है, ठीक है। आगे देखते हैं सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed or as nearly as possible hereto। धारा 1 के अधीन जो हम आवेदन की बात कर रहे हैं, तो वो उसका प्रारूप और उसमें क्या क्या मतलब पर्टिकुलर्स, क्या क्या विशिष्टियां आपको डालनी है, वो वही डालनी है जो आपको विहित की जाएंगी और यथासंभव निकट की होंगी, ठीक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए सबसेक्शन को। सबसेक्शन 4 एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग which shall not ordinarily be beyond 3 days from the date of receipt of application by the court। मजिस्ट्रेट सुनवाई की प्रथम तारीख नियत करेगा जो सामान्यतः न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन के बाद की नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अब जैसे ही एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे, तो एप्लीकेशन जिस तारीख को आपने फाइल की है और कोर्ट में जब आपकी एप्लीकेशन पहुंच गई, तो जिस तारीख को कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन रिसीव की है, उस तारीख से 3 दिन तक के अंदर की डेट जो है मैजिस्ट्रेट साहब फिक्स करेंगे फॉर फर्स्ट हियरिंग। जो पहली हियरिंग होगी, पहली सुनवाई की तारीख कितने दिन के बाद की नहीं हो सकती? आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन के बाद की नहीं हो सकती, मीन्स 3 दिन की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज का देख लें कि 28 अगस्त को यदि किसी व्यक्ति ने कोई आवेदन लगाया है, एप्लीकेशन लगाई है मैजिस्ट्रेट के पास, तो आज का दिन, आज रिसिप्ट हुई है आपकी, ठीक है। तो रिसिप्ट की तारीख से 3 दिन, तो 28, 29, 30, 31 तारीख नहीं हो सकती, है ना। 30 तारीख तक की कोई डेट जो है फर्स्ट हियरिंग के लिए देना पड़ेगी, ठीक। अब क्या होगा, हियरिंग की डेट तो दे दी। सबसेक्शन 5 में कहा गया है कि द मजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ every application made under subsection 1 within a period of 60 days from the date of first hearing। तो अब एप्लीकेशन भी आ गई भाई, एप्लीकेशन के बाद उसकी एप्लीकेशन जो आ गई है, तो न्यायालय ने पहली सुनवाई की डेट भी दे दी। अब फर्स्ट हियरिंग की डेट से 60 डेज के अंदर ये जो मैटर है पूरा कोर्ट को क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब कभी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड किसी रिलीफ के लिए कोई एग्रीव्ड पर्सन सेक्शन 12(1) के अंतर्गत की एप्लीकेशन फाइल करता है, तो उसका डिस्पोजल कितने दिन में होगी। तो ऑप्शन आएगा आपको, तो आपको लगाना है प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन की कालावधि के अंदर। तो वहां पे वो आपको ऐसा ऑप्शन भी दे सकते हैं कि आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन तक, प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन तक, एप्लीकेशन फाइल करने की तारीख से 60 दिन तक, नन ऑफ दैट। तो अब ये आपको याद रखना है कि कहाँ क्या है। तो प्रथम सुनवाई की तारीख जो है वो आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन के बाद की नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन जो डिस्पोजल की बात है वो जो फर्स्ट हियरिंग की डेट डिक्लेयर कर दी गई है, तो प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट
हियरिंग। तो जो फर्स्ट हियरिंग की डेट मिल गई 31 मतलब 31 से 30 अगस्त, तो 30 अगस्त से 60 डेज के अंदर अब मजिस्ट्रेट को आपकी एप्लीकेशन जो पहुंची है उसको सुनना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये इतनी ही है सेक्शन, सब सेक्शन 5 है इसमें। तो ये होती है आपकी सेक्शन कौन सी कंप्लीट, सेक्शन 12, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। अब एप्लीकेशन तो पहुंच गई भाई मजिस्ट्रेट के पास, अब क्या होगा, मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन की नोटिस तो भिजवाएगा पार्टीज को। तो नेक्स्ट सेक्शन है सर्विस ऑफ नोटिस, नोटिस की तामील। जब भी कोई को, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, सीपीसी पढ़े हैं आप, चाहे सीआरपीसी पढ़े है ना, चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर, कोई भी मैटर हो, एक सिंपल प्रोसेस होता है। कभी भी हम किसी भी चीज की कंप्लेंट, रिपोर्ट या कोई भी केस फाइल करें या कोई भी हम एप्लीकेशन फाइल करें, तो उसकी फिर एक नोटिस जो है पार्टीज को भेजी जाती है। तो यहाँ पे भी सेक्शन 13 में नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसीजर क्या है, सर्विस ऑफ नोटिस, है ना। तो यहाँ क्या है कि अ नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग fixed under section 12 shall be given by the magistrate to the protection officer। तो देखो यहाँ नोटिस पार्टी को नहीं जा रही है डायरेक्ट, यहाँ मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट हियरिंग की डेट तय की है उसकी नोटिस किसको दे रहा है, मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे रहा है, डायरेक्ट पार्टी को नहीं। मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को नोटिस देंगे। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है who shall get it served by such means as may be prescribed on the respondent। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उस नोटिस की सर्विस रिस्पोंडेंट से करवाएगा। एंड ऑन एनी अदर पर्सन, या फिर किसी अदर पर्सन पे एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 days और सच फर्दर रीजनेबल टाइम as may be allowed by the magistrate from the date of its receipt। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को जैसे ही नोटिस दे दिया जाएगा, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर रिसीव होने की तारीख से 2 दिन के अंदर उसकी सर्विस संबंधित रिस्पोंडेंट प्रत्यर्थी को करवा देगा, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसको मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस देने के लिए कहा है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन के कारण बच्चे जो है गलत कर देते हैं, क्योंकि हर जो नोटिस की तामीली होती है या सम्मन की तामीली पढ़ते हैं या किसी भी चीज की तामील, तो वो हमेशा पक्षकार पे होती है। लेकिन इस एक्ट में मजिस्ट्रेट नोटिस की तामील किसको कर रहे हैं, नोटिस मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दिया जाएगा, जो उसे प्रत्यर्थी और मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति पर नोटिस प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 2 दिन की कालावधि या ऐसे अन्य उपयुक्त समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात किया जाए, ऐसे किसी भी साधन से तामील करवाएगा जो विहित किया जाए। तामील ये करवाएगा, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर तामील करवा रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब जो है ऑर्डर किसको दे दे, नोटिस किसको दे रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, और प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको सर्विस करा रहा है, उसकी तामील प्रोटेक्शन ऑफिसर करा रहा है, वो भी कितने दिन के अंदर, रिसीव होने की तारीख से 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए आगे क्या है इसमें, इसमें देखते हैं आगे सेक्शन 2। A declaration of service of notice made by the protection officer in such form as may be prescribed shall be proof that such notice was served upon the respondent and on any other person as directed by the magistrate unless the contrary is proved। अब क्या कहा गया है सेक्शन 2 में, संरक्षण अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए किए गई नोटिस की तामील की घोषणा इस बात का सबूत होगी कि ऐसा नोटिस प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति पर तामील कर दिया गया था, जब तक कि इसमें इससे प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज बताई गई है कि संरक्षण अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए की गई नोटिस की तामील की घोषणा इस बात का सबूत होगी, मीन्स उसने जो नोटिस की तामील कर दी है तो वो एक डिक्लेरेशन करेगा कि मैंने जो है तामील कर दिया, सर्विस कर दी है नोटिस की, एक डिक्लेरेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर अपने साइड से देगा। तो वो जो डिक्लेरेशन है वो इस बात का प्रूफ होगी, इस बात का सबूत होगी
कि नोटिस जो है प्रत्यर्थी पर शामिल हो चुका है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसका सबसेक्शन 1 जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करती है काउंसलिंग की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है सेक्शन 14 वो होता है काउंसलिंग का। भाई एप्लीकेशन फाइल हो गई, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद फर्स्ट हियरिंग की डेट फिक्स कर दी, नोटिस पहुंचवा दिया मजिस्ट्रेट साहब ने। अब वो पहले कोशिश करते हैं कि पक्षकारों के बीच में सामंजस्य बिठ जाए। अगर भाई दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, सुलह हो सकती है, ठीक है, घरेलू हिंसा का भी मामला है, तो भी अगर समझा बुझा के अच्छी से उनको काउंसलिंग करके उसको ये कर सकते हैं सेटल की क्यों मतलब लाइफ खराब हो, तो सबसे पहला जो स्टेज है वो काउंसलिंग, परामर्श था। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, मजिस्ट्रेट को ये करना होगा। तो द मजिस्ट्रेट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग under this act direct the respondent or the aggrieved person either singly or jointly to undergo counseling with any member of service provider who possess such qualification and experience in counseling as prescribed। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को या तो अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के किसी ऐसे सदस्य से परामर्श का निर्देश दे सकेगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं हो जो विहित की जाए। तो सेक्शन जो आपकी 14 है वो बात कर रही है कि मजिस्ट्रेट, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो क्या है कि जो एक काउंसलिंग का डायरेक्शन है वो मजिस्ट्रेट कब दे सकता है, तो एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर दिया जा सकता है। चाहे अभी एप्लीकेशन फाइल हुई है तो उसके बाद तुरंत, या फर्स्ट हियरिंग कर ले, दोनों पार्टी को पहली सुनवाई में सुन ले उसके बाद, या उसके भी कुछ प्रोसीजर चल रहे हैं, एविडेंस हो जाए उसके बाद। तो जो प्रोसीडिंग चल रही है इस मैटर की, उसके किसी भी स्टेज पर मैजिस्ट्रेट जो है रिस्पोंडेंट और एग्रीव्ड पर्सन को क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि भाई आप सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओ और काउंसलिंग लो एक बार, ठीक है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है। ठीक, सबसेक्शन 2 देखिए, where the magistrate has issued any direction under subsection 1, he shall fix the next date of hearing of the case within a period not exceeding 2 months। अब जहाँ काउंसलिंग का आदेश दिया जाएगा तो काउंसलिंग का आदेश देने के बाद फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग की तय की जाएगी कि भाई अब आपने काउंसलिंग हो गई आपकी, अब आप लोग क्या चाहते हो। तो ये जो डेट है, अगली तारीख जो है, ये 2 मास से अनधिक की कालावधि के भीतर नियत करेगा। तो ये जो नेक्स्ट डेट है हियरिंग की, ये कितने टाइम में हो जानी चाहिए, जिस डेट को काउंसलिंग हो गई इनकी, तो काउंसलिंग होने के बाद जो नेक्स्ट डेट होगी वो विद इन 2 मंथ्स की होगी। 2 महीने के अंदर अंदर की कोई डेट मजिस्ट्रेट साहब दे देंगे कि अब आप लोग एक बार और कोर्ट के समक्ष पेश हो और फिर बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं। ठीक, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, इस तरह समझ में आता जा रहा है। चैट बॉक्स में आंसर कर दो। हाँ, ये प्रोसीडिंग में ही आएगा ना, ये सेक्शन 14 क्लियर है। किस चीज के लिए एप्लीकेशन हो गया अलग से, काउंसलिंग के लिए बोल रही हो? नहीं, काउंसलिंग के लिए पूछ रही हो, किस चीज के लिए पूछ रही हो? काउंसलिंग के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। देखो, जब तक सेक्शन में कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिखा रहता है तब तक हम अपने मन से कुछ नहीं ऐड कर सकते। इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन आनी है, तो मजिस्ट्रेट अपनी साइड से मैंडेटरी प्रोविजन, समझ रही हो, मैंडेटरी प्रोविजन है, मीन्स ये मजिस्ट्रेट साहब को अपनी साइड से डायरेक्शन देना है कि काउंसलिंग के लिए जाए, समझे? ठीक है, क्लियर है अब? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 15, असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। हेडिंग वाइज याद रखना है कि भाई अब मजिस्ट्रेट साहब है, मजिस्ट्रेट साहब इस एक्ट के अंतर्गत इतने सारे मैटर्स सुन रहे हैं तो वो वेलफेयर एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। अब ये वेलफेयर एक्सपर्ट होंगे कौन, ये वेलफेयर एक्सपर्ट वो पर्सन होंगे जो नॉर्मली इंगेज्ड होते हैं इन प्रमोटिंग फैमिली वेलफेयर मैटर्स। कुछ ऐसे एनजीओ वगैरह हैं या कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फैमिली वेलफेयर को प्रमोट करना। तो इनमें जो इंगेज्ड पर्संस हैं,
और प्रेफरेबली अ वुमन, ये देख लिया जाएगा कि अगर वुमन हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित मामले हैं, तो उनकी हेल्प जो है मजिस्ट्रेट साहब अपने इस एक्ट के अंतर्गत मैटर्स को सुलझाने के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका सार है, पढ़ लेते हैं एक बार लैंग्वेज। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, the magistrate may secure the service of such person, preferably a woman, whether related to the aggrieved person or not, including a person engaged in promoting family welfare as he thinks fit for the purpose of assisting him in discharging his functions. इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्तियों की अधिमानतः किसी महिला की, चाहे वह व्यतीत व्यक्ति की संबंधित हो या नहीं, जिसमें परिवार कल्याण को प्रोन्नत करने में लगा हुआ व्यक्ति सम्मिलित है, जैसा वह ठीक समझी सेवाएं प्रदान करेगा। तो इनका सीधा सीधा सा मतलब है कि कोशिश ये की जाएगी कि कोई महिला ही हो और वो महिला या जिस भी सदस्य, जिस भी वेलफेयर एक्सपर्ट जो कल्याण विशेषज्ञ नाम दिया गया है, उससे जिसकी मदद मजिस्ट्रेट साहब लेना चाह रहे हैं, वो होगा कौन? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो परिवार कल्याण के प्रोन्नत कार्यों में लगा हुआ होना चाहिए, एंगेज्ड इन द प्रमोटिंग फैमिली वेलफेयर एक्ट, है ना। तो होते हैं ना बहुत संस्थान है, एनजीओ बने होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हम पढ़ चुके हैं, कुछ कंपनियां हैं जो कंपनीज ने रजिस्टर्ड करवा के रखा है अपने आप, उनका ऑब्जेक्टिव क्या, फैमिली वेलफेयर को प्रमोट करने का काम करती है, वो हेल्प करने का काम करती है। तो इन ये जो ऐसे जो मेंबर्स हैं, इनकी असिस्टेंस जो है वो मजिस्ट्रेट ले सकता है सेक्शन 15। ठीक, हेडिंग वाइज याद रखना है आपको ये, और वो जो अंदर मैंने आपको एक पॉइंट लाइन बताई वो भी होगा कौन, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड पर्सन। अब है सेक्शन 16, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड मैटर्स होंगे, तो यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, परिस्थितियों को देख के, सर्कमस्टांसेस को देख करके, या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे, या फिर जो पार्टी है, जो भी पार्टी है, वो अगर अपनी ऐसी इच्छा जता रही है कि सर हम चाहते हैं कि हमारा पब्लिकली जो है ये इसकी सुनवाई ना हो, हमारा फैमिली मैटर है सर, हम चाहते हैं ये बंद कमरे में हो, तो ऐसी कार्यवाहियों को फिर ऐसी कार्रवाइयों का संचालन मजिस्ट्रेट साहब बंद कमरे में करा सकेंगे। इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर्स that the circumstances of the case so warrant, and if either party to the proceedings so desires, he may conduct the proceedings under this act in camera. तो इंग्लिश में जो इसको बंद कमरे के लिए क्या यूज वर्ड करते हैं, इन कैमरा। तो पढ़ने में इन कैमरा ऐसा इंग्लिश में सुनने में लगता है कि ओपनली हो रहा है क्या, तो ये इन कैमरा मीन्स बंद कमरे में सुनवाई करना। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो मजिस्ट्रेट स्यूमोटो कर सकता है, खुद से कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि किसी की सर्कमस्टेंसेस ऐसी है तो, या फिर मजिस्ट्रेट जो पार्टी है उनकी डिजायर कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा कौन से सेक्शन में बताया है, सेक्शन 16। ये सेक्शन बेस्ड आता है क्वेश्चन, है ना, सेक्शन से ज्यादा आता है यहाँ पे क्वेश्चन कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कौन सी सेक्शन बताती है कि कार्रवाइयां बंद कमरे में की जाएंगी, धारा 16। ठीक, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेक्शन 17, राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, आप चाहो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ भी सकते हो, एक बार रीड कर लेते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in any other law for the time being in force, every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household, whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same. तत्समय प्रवृत्ति किसी भी अन्य विधि के मैं अंतर्गत की बात की होते हुए भी घरेलू नातेदारी में की प्रत्येक महिला को साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, भले ही उसमें उसका कोई अधिकार, हक या फायदा प्राप्त हो या नहीं। शेयर्ड हाउसहोल्ड, इन शेयर हाउसहोल्ड की हमने डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इन कॉमन लैंग्वेज अगर हम समझे तो शेयर हाउसहोल्ड का मतलब है कि महिला शादी के बाद जिस घर में रह रही है, तो वो उसके चाहे वो ज्वाइंट फैमिली की घर हो या उसके पति का खुद का घर हो या पति पत्नी ने मिलके कोई घर लिया हो, तो उसको शेयर्ड हाउसहोल्ड कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो साझा गृहस्थी है, जो शेयर हाउसहोल्ड है, उसमें रहने का अधिकार है महिला का, चाहे उस महिला का उस घर पे कोई राइट हो, चाहे उसका टाइटल हो, बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो या ना, लेकिन उसका अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखना।
उसके बाद इसमें आगे सबसेक्शन 2 भी दी है, द एग्रीव्ड पर्सन शैल नॉट बी इविक्टेड और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउसहोल्ड और एनी पार्ट ऑफ इट बाय द रिस्पोंडेंट सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ से बन सकता है जो व्यथित व्यक्ति है उसको साझा गृहस्थी से या उसके किसी भी भाग से प्रत्यर्थी द्वारा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार बेदखल या अपवर्जित नहीं कर सकता। मीन ये जो सेक्शन 17 है ये मैंडेटरी है। सेक्शन 17 में कह दिया कि जो विक्टिम महिला है घरेलू हिंसा की, जो एग्रीव्ड पर्सन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, उसको साझागृहस्थी में रहने का अधिकार है। उसको रिस्पोंडेंट जब तक नहीं निकाल सकता जब तक कोई प्रोसीजर ना हो बाय लॉ निकालने का। अगर लॉ में कुछ ऐसी कंडीशंस बताई जाए कि अगर ऐसी कंडीशन है तो महिला को निकाल सकती, तो ही कोई रिस्पोंडेंट उस महिला को शेयर्ड हाउसहोल्ड से निकाल सकता है, अदरवाइज सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय नहीं निकाल सकता, है ना। अगर कोई लॉ बना है जिसमें कुछ कंडीशंस बताई हैं कि भाई ऐसा ऐसा अगर है तो आप निकाल सकते तो ही निकाल सकते हो, अदरवाइज कुल मिलाकर के नियम क्या है कि किसी भी एग्रीव्ड पर्सन यानी कि जो घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला है उसको शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहने का अधिकार है और उसको रिस्पोंडेंट एक्सक्लूड नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये होगी आपकी सेक्शन 17। तो क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा फोर्थ वाला, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आपकी जो सेक्शंस है वो बहुत ज्यादा कवर है, तो एक ही लेक्चर में ये पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 12 से लेके सेक्शन 29 तक की जो इसमें प्रोविजन है, तो 17 तक हमने आज कवर कर लिया। अब इसके बाद सेक्शन 18 से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स शुरू हो रहे हैं। सेक्शन 18 में आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर है, संरक्षण आदेश है, फिर उसके बाद 19 में रेसिडेंस ऑर्डर है, निवास आदेश है, फिर उसके बाद 20 में मॉनिटरी रिलीफ है, आर्थिक सहायता, उसके बाद कस्टडी ऑर्डर है, अभिरक्षा, फिर कंपनसेशन ऑर्डर है 22 में। तो ये हम इतने जो ऑर्डर्स है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये मान के चलिए कि इसमें शायद से 3 क्लास भी लग सकती है इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए तो फिर कल कंटिन्यू करते हैं। Okay.